जिन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जा चुका है और जिन्होंने कई बड़े बड़े गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे बंद करवाया। वो शख्सियत है कर्नाटक के पूर्व डीजीपी आईपीएस ओम प्रकाश और इस सीनियर अधिकारी की उनके घर में निर्मम हत्या कर दी गई। उनकी आंखों में मिर्च पाउडर पाया गया। उन पर तेजधार चाकू से और टूटी कांच की बोतलों से हमला किया गया। शरीर पर अनगिनत घाव और खून से लथपथ डेड बॉडी फर्श पर पड़ी थी। ये चौंकाने वाली वारदात 20 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु स्थित उनके घर पर हुई। जब कर्नाटक पुलिस ने हत्या की जांच करना शुरू किया तो यह हत्याकांड घरेलू विवाद के कारण होने की आशंका जताई गई। इसके अलावा प्रॉपर्टी विवाद के एंगल से भी जांच की जा रही है। इतने बड़े अधिकारी की हत्या हो जाती है और आसपास किसी को भनक तक नहीं लगी, कोई उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। क्या यह घटना अचानक घटी या इसकी पहले से प्लानिंग की गई थी? पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या किसने की, क्यों की? इसके अलावा क्या यह हत्या घरेलू विवाद में हुई या संपत्ति विवाद में? आखिर उस दोपहर ओम प्रकाश के साथ क्या हुआ था? आपके मन में आने वाले इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिटेल चैनल। किसी भी जटिल विषय को आसान भाषा में समझने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आईपीएस ओम प्रकाश कौन है और उनका पुलिस विभाग में करियर कैसा रहा, इस पर एक नजर डालते हैं। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी आईपीएस ओम प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1957 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। उन्होंने भूगोल में स्नातक किया और 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी के रूप में पुलिस बल में शामिल हुए। उनके 4 सदस्यीय परिवार में उनकी पत्नी पल्लवी, बेटा कार्तिकेश और बेटी कृति शामिल है। ओम प्रकाश ने अपनी पुलिस सेवा बेल्लारी जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में शुरू की। इसके बाद उन्होंने कर्नाटक राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्होंने होमगार्ड और अग्निशमन सेवा महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन विभाग सीआईडी और परिवहन आयुक्त, इसके अलावा अपराध और तकनीकी सेवा आयोग सहित विभिन्न विभागों में कार्य किया। ओम प्रकाश ने 1 मार्च 2015 को कर्नाटक राज्य के 38वें पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला और 2017 तक डीजीपी रहे। उनकी उल्लेखनीय सेवा की बात करें तो 1993 में कर्नाटक के भटकल में हुए सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण में लाया। उनके इस काम की पूरे देश में प्रशंसा हुई। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने मंगलुरु पुलिस विभाग के लिए एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च की, जिससे नागरिकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करना आसान हो गया। ओम प्रकाश को उनकी सेवा के दौरान राष्ट्रपति पुलिस पदक सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देश के प्रति उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके कार्यकाल में कर्नाटक पुलिस बल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिससे पुलिस बल की दक्षता में वृद्धि हुई। इसके बाद उस दिन आईपीएस ओम प्रकाश के साथ आखिर हुआ क्या था, उनकी हत्या किसने की, क्यों की और कैसे की? दिन था 20 अप्रैल 2025 का। आईपीएस ओम प्रकाश बेंगलुरु के एसएचआर लेआउट में स्थित अपने घर पर डाइनिंग टेबल पर लंच कर रहे थे। उनकी थाली में 2 प्रकार की मछलियां थी। इसके अलावा टेबल पर कुछ कांच की बोतलें और खाने पीने की चीजें थी। लंच का आनंद लेते समय किसी छोटी सी बात पर ओम प्रकाश और उनकी पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और ये घरेलू विवाद एक भयंकर आपदा में बदल गया। कुछ देर बाद पत्नी पल्लवी ने ओम प्रकाश की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका। आंखों में तेज जलन के कारण उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए पल्लवी ने उन्हें एक कुर्सी पर बैठाकर उनके हाथ पैर कुर्सी से बांध दिए। पल्लवी यही नहीं रुकी, किचन से तेजधार चाकू और टूटी हुई कांच की बोतल से ओम प्रकाश की गर्दन, छाती, पेट और कमर पर एक के बाद एक वार किए। उन्हें संभलने का भी मौका नहीं मिला। उन्होंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ रहा। घर में चारों ओर
खून बहने लगा और उनकी पत्नी पल्लवी खुली आंखों से उन्हें संघर्ष करते हुए देखती रही। उस समय उनकी बेटी तीसरी मंजिल पर एक कमरे में थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस घटना में उसकी क्या भूमिका थी। ओम प्रकाश के शरीर पर कई घाव होने से काफी खून बहा और वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया। पल्लवी ने यह हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की थी, क्योंकि पुलिस जांच में कई तथ्य सामने आए। इस घटना से ठीक 5 दिन पहले पल्लवी ने इंटरनेट पर सर्च किया था गर्दन के किस हिस्से पर चाकू मारने से मौत होती है। पुलिस को इस संबंध में कुछ साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ओम प्रकाश की मौत के बाद पल्लवी ने खुद ही पुलिस को फोन किया और अपने पति की हत्या की बात कबूल कर ली। इसके साथ ही पल्लवी ने एक अन्य पुलिस अधिकारी की पत्नी को भी वीडियो कॉल किया और बताया, मैंने राक्षस को मार डाला। घटना के दिन ओम प्रकाश का बेटा कार्तिकेश डोमलूर स्थित कर्नाटक गोल्फ एसोसिएशन में गया था। उसे एक पड़ोसी ने फोन करके बताया कि उसके पिता काफी समय से एक ही स्थिति में जमीन पर पड़े हुए। कार्तिकेश तुरंत घर पर लौटा और उसने खून से लथपथ पिता को देखा। वारदात को देख उसका सिर सुन्न हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अपने आप को संभालते हुए उसने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया कि पल्लवी और उसकी बेटी कृति ने खुद को एक कमरे में बंद किया हुआ है। पुलिस ने किसी तरह दोनों को गिरफ्तार किया और थाने ले गई। इससे ये तो साफ होता है कि पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या उनकी पत्नी पल्लवी ने ही की थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण पल्लवी ने उनकी जान ले ली। पुलिस पूछताछ में कार्तिकेश ने कई खुलासे किए। उसका कहना है, पिता ओम प्रकाश कुछ दिनों के लिए उनकी बहन के पास रहने के लिए गए थे, लेकिन मां पल्लवी ने कृति की तबीयत ठीक नहीं है कहते हुए घर लौटने के लिए मजबूर किया और फिर मां ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। ओम प्रकाश की शादी को इतने साल हो गए, रिटायरमेंट के बाद का समय ढलती उम्र होती है और यह समय बड़ा कठिनाइयों भरा होता है। इस समय पति पत्नी को एक दूसरे की सख्त जरूरत होती है। जीवन में इस मोड़ पर बुढ़ापे में एक औरत को उसके पति का खून करने का मन करे, ये अजीब है, लेकिन यही सच्चाई है। इस घटना के सारे पहलुओं पर विचार करें तो कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। पूछताछ के दौरान पल्लवी ने पुलिस को बताया, ओम प्रकाश लगातार हम पर नजर रखता था, हमारा पीछा करता था और खाने में जहर मिलाने की हमें धमकी देता था। अगर हम उसका विरोध करें तो बंदूक दिखाकर धमकाता था। उस दिन भी वह हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैंने आत्मरक्षा में उसे मार डाला। इसके साथ ही पल्लवी ने पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा, मैंने ओम प्रकाश के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया, इसलिए मैंने थाने के बाहर धरना भी दिया। पल्लवी ने कुछ करीबी रिश्तेदारों को फोन और मैसेज करके बताया था कि ओम प्रकाश उसे किस तरह परेशान करता है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि वो बेटी कृति को भी धमकाते थे, जबरदस्ती ड्रग्स देते थे, क्योंकि वो अपने पिता की बात नहीं मानती थी और मनमानी करती थी। पल्लवी ने ओम प्रकाश पर उसका फोन और लैपटॉप छीनने का भी आरोप लगाया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप इसका अंत इतना भयानक हुआ कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जांच के दौरान इस घटना का एक और कारण भी सामने आया है। ओम प्रकाश ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी अपने बेटे कार्तिकेश और उसकी बहन के नाम कर दी थी। इस घटना से पल्लवी को गहरा सदमा लगा था। वो हमेशा इस बारे में शिकायत करती थी। इसलिए पुलिस का यह भी कहना है कि इस हत्याकांड की असली वजह प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकती है। कार्तिकेश कहता है, माँ और बहन का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। माँ पिछले 12 वर्षों से सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, जिसमें वो अपना मानसिक संतुलन खो देती है। संभवतः इसलिए उसने यह हत्या की होगी। लेकिन कार्तिकेश भी एक किसान की आत्महत्या में आरोपी है। कार्तिकेश माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता है। 2000 साल में रामनगर में एक किसान ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या से पहले किसान ने एक वीडियो शूट किया जिसमें उसने कार्तिकेश पर गंभीर आरोप लगाए। कार्तिकेश अपने पिताजी के बड़े ओहदे की धौंस दिखाकर पुलिस अधिकारियों को भी परेशान करता था। उसके इस स्वभाव का असर उसके व्यवसाय पर भी पड़ा। कार्तिकेश पिता ओम प्रकाश के पद का फायदा उठाकर लोगों को धमकाता था। भले ही ओम प्रकाश के मर्डर के आरोप में पल्लवी और कृति को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन भविष्य में पुलिस के पास जो ठोस सबूत होंगे उसी से पता चलेगा
असली अपराधी कौन है। इस पूरी वारदात पर गौर करें तो पता चलता है कि ओम प्रकाश अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। पल्लवी ने जब पुलिस में शिकायत करनी चाही तो पुलिस ने भी शिकायत दर्ज नहीं की और घरेलू झगड़े का अंत मर्डर से हुआ। प्रॉपर्टी विवाद और आपसी तनाव के कारण परिवार में गुस्सा चरम पर पहुंच रहा है, वो भी एक जाने माने आईपीएस अधिकारी के घर में। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन निश्चित रूप से यह हमारी भारतीय संस्कृति की नींव, जिसे हम परिवार व्यवस्था कहते हैं, उसे हिलाकर रख देने वाली घटना है। नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का विवाह संस्था पर से विश्वास उठ जाएगा। यह संकेत महज एक घटना नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ते तनाव का विस्फोट है। आने वाली पीढ़ी के लिए मानव स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, आज के समय में यह समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर वास्तव में आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस द टिटेज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।